गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 18 जून 2025 का आर्टिकल एक बार डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो देखते हैं चार पांच जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल है लोकपाल ऑफ इंडिया एडॉप्ट्स अ न्यू मोटो। ठीक है ना। अब देखो दो बातें हैं इसमें, एक तो ये मोटो, ये बेसिकली एम होता है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो क्या मोटो क्या उन्होंने नया रखा है, एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। तो ये बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से तो ये इन्होंने किसने ये मोटो किसने अडॉप्ट किया है, लोकपाल ने। ठीक है ना। तो ये जो लोकपाल का ऑफिस ऑफ द लोकपाल है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये मोटो भी वन लाइनर क्वेश्चंस कभी आते हैं, खास करके जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में है, वहां पे ये आ सकता है कि ये जो नया मोटो है एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन, ये आ, किसने अडॉप्ट किया है। ठीक है ना। ऑप्शन हो सकता है लोकपाल, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या फिर एक्स वाई जेड, या ऑल ऑफ द नन ऑफ द अबव। इस तरीके से ऑप्शंस आ सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे हो गया कि जो नया मोटो है ये लोकपाल का है। लोकपाल का मोटो क्या है, एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। अब दूसरी बात, अगर आप देखो तो लोकपाल के बारे में अगर अपने को देखना है, तो अगर अपन लोकपाल के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जाए, तो ये देखो, एक तो स्टेचुअरी बॉडी है। स्टेचुअरी बॉडी का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो मैं बताता हूँ बेसिक थोड़ा सा, जो भी हम बात कर रहे हैं ना थोड़े दिन पहले। अब बॉडीज जो है ना, वो तीन तरीके से, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई किसी तरीके की मैंडेट दिया गया है, वो तीन बॉडी को हम उस तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाता है स्टैच्यूअरी बॉडी। ठीक है ना, स्टैच्यूअरी बॉडी। स्टैच्यूअरी बॉडी के अलावा एक और बॉडी होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब देखो, जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी को डिस्कस किया था। ठीक है ना, फिनेंशियल सेक्टर के। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह हो गए, और एक होता है स्टेचुअरी बॉडी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, पर इसका मेंशन फिर कहाँ पे है, तो स्टेचुअरी बॉडी को एक अलग से एक एक्ट के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। एक्ट के थ्रू उसका जो कंपोजिशन है, उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, वो एक्ट में मेंशन होता है, और उसको हम अलग से उस एक्ट को पास करवाते हैं अपने लेजिस्लेटिव में, जो भी पार्लियामेंट है वहां से। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013। ठीक है ना। आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है, जब 2000, एक मिनट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मूवमेंट चल रहा था 2012 2013 के अराउंड। ठीक है ना, जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट का रिजीम था, और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आपके किरण बेदी, ये लोग इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। ठीक है ना। तो उस समय डिमांड चल रही थी लोकपाल को बनाने की। तो लोकपाल एक बेसिकली एंटी करप्शन बॉडी है। ठीक है ना, और ये इंडिया में ये एंटी करप्शन बॉडी है जो कि किसी की भी इंक्वायरी कर सकती है, किसी की भी जांच कर सकती है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और अप टू 8 मेंबर्स। ठीक है ना, 8 मेंबर्स नहीं, अप टू, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिक्स नहीं है, 8 मेंबर तक हो सकते हैं, पर जितने भी मेंबर होंगे उसमें 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे। ठीक है। अच्छा, 50% जुडिशियल होंगे, प्लस जितने मेंबर होंगे वो 50% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वुमेन को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है ना। तो मान के चलो जैसे 8 मेंबर हैं, तो चार तो उसमें से एससी एसटी वुमेन और माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करने हो सकता है इन चार में तीन ऐसे, और चार जो है वो टोटालिटी में जो है अगर आप देखो तो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। ठीक है ना। तो चार हो सकता है यही के चार जुडिशियल हो, बाकी नॉन जुडिशियल मेंबर्स हो, या इनमें से तीन हो, एक इधर से हो जाए जुडिशियल मेंबर। तो ये वेरी करता है सिचुएशन बेस्ड है, कि क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पे ये वेरी करेगा। ठीक है ना, कौन मेंबर बना रहे हैं। और ये जो अगर आप देखो तो बेसिकली एक सिलेक्शन कमेटी होती है। ठीक है ना, वो सिलेक्शन कमेटी जो है इनका अपॉइंटमेंट करती है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के सील के अंडर होता है। ठीक है ना, इनका टर्म्स 5 साल, और जो भी मतलब 5 साल का टर्म होता है, या 70 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वो उनका टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है ना। और इनको हटा सकता है कौन, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, और वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। ठीक है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी रिकमेंडेशन देती है कि किसी तरीके का मिसकंडक्ट हुआ है तो। अब जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर को भी कवर करते हैं, मतलब इंडिया का जो सबसे सुप्रीम जो कहते हैं ना रियल एग्जीक्यूटिव की जो चेयर है प्राइम मिनिस्टर की, उसको भी कवर करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को तीन मैटर को छोड़ के, कौन कौन से हैं, नेशनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों जो है नेशनल इंटरेस्ट के जो है मैटर्स है। तो एटॉमिक एनर्जी, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, इन तीन मुद्दे पे जो डिसीजन लिया जाता है वो कलेक्टिव डिसीजन माना जाता है। दूसरा वो क्या, नेशनल इंटरेस्ट का मैटर होता है। तो उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन में प्राइम मिनिस्टर को ये जो तीन मैटर है, कौन कौन से, नेशनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी और इंटरनेशनल रिलेशन, तो यहाँ पे उनको एक्सेप्शन मिला हुआ है। बाकी प्राइम मिनिस्टर के हर एक्टिविटी को के लिए वो इंक्वायरी कर सकते हैं, वो पूछताछ कर सकते हैं। इसमें सारे मिनिस्टर, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा राज्यसभा, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, कोई भी ब्यूरोक्रेट। तो अभी जो हमारे इसके जो लोकपाल जो हैं अभी इंडिया के,
वो कौन है? जो जो चेयरपर्सन है वो है अजय मानिकराव खानविलकर। एक और बात, आज दिन से पहले तक ना एक मैं थोड़ा सा मेन से स्पेसिफिक बता रहा हूँ जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले जब मैं ओरिएंटेशन भी कर रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस की थी कि देखो अभी का जो टाइम है ना, पर्टिकुलरली जून से लेके नवंबर और मिड दिसंबर तक का जो टाइम है ना, ये मेन से स्पेसिफिक टाइम है। तो आपके पास जो है ना मेन से स्पेसिफिक नॉलेज, और आप अपने मेंस पे काम करोगे। अगर इस टाइम पे आप प्रीलिम्स पे काम कर रहे हो ना, तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि आपकी ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और अगर आप सोचते हो कि आप 2 महीने 3 महीने प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद उन उन दिनों में अगर आप कर लोगे, तो वो बहुत वो मतलब वंस इन अ ब्लू मून टाइप सिचुएशन है, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान रखना है, छोटी छोटी कीवर्ड्स को ना अपन एक बार कंसिडर करेंगे। जैसे हम चेयरपर्सन है, अब एक क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस में चेयरमैन ऐसे बैठा होता है, ठीक है ना। तो हम अब जिस तरीके से दुनिया में जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, कि हम जेंडर न्यूट्रल कीवर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चेयरमैन भी हो सकता है, चेयर वुमेन भी हो सकता है, पर इन जनरली अगर चेयरमैन भी है तो भी हम चेयर वुमेन भी, चेयर अगर चेयर पे वुमेन भी बैठी है, ठीक है ना, और वुमेन बैठी है तो भी हम चेयरमैन ही बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने आजकल चीजों को, जैसे हम आंसर राइटिंग भी जब करते हैं तो हम हिज और हर दोनों, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं होना कि हम किस जेंडर की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी जेंडर न्यूट्रल जो न्यूट्रलिटी की जो ओरिएंटेशन है उसको मेंटेन करना है। और वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा हमारे आंसर्स में? तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे कीवर्ड से, ठीक है ना। सो इसलिए अब चेयरपर्सन यूज किया जाता है अदर चेयरमैन की जगह, ठीक है ना। तो अभी कौन है? जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यूरेशियन ऑटर, ठीक है ना। यूरेशियन ऑटर पहले एक बार देख लो, ये है यूरेशियन ऑटर, ठीक है ना। ये है यूरेशियन ऑटर। अब ये एक्सटिंक्ट हो गया था कश्मीर वैली में, ठीक है ना। ये जो वैली में, कश्मीर वैली के अंदर ये जो वैली है कश्मीर वैली है, जैसे ये आपके माउंटेन्स होते हैं, तो ये जो लो लाइंग एरिया होता है इसको वैली बोलते हैं। तो ये वैली में पाए जाते थे और वहां एक्सटिंक्ट हो चुके थे, माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन अभी ये लिडर रिवर के पास ना, वहां पे साउथ कश्मीर में इनको स्पॉट किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ऑटर है ना, ये 3 ऑटर की स्पीसीज हैं। पहला है यूरेशियन ऑटर, दूसरा है स्मूथ कोटेड ऑटर, और तीसरा है एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर। तो साइट्स के जो लिस्ट है ना, जो जो साइट्स की जो लिस्ट है उसमें अपेंडिक्स 1 में तीनों को प्लेस किया गया है। पर ये जो है ना यूरेशियन ऑटर, ये नियर थ्रेटेंड है, इसकी आईयूसीएन जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। पर बाकी जो दोनों ऑटर है ना, उनकी आईयूसीएन वल्नरेबल है। इन दोनों को तो वल्नरेबल है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने टॉप प्रायोरिटी इसको दी है, शेड्यूल 1 में रखा है। यहाँ पे हमने इसके नियर थ्रेटेंड है, अभी थोड़ा बहुत खतरा आया है आईयूसीएन स्टेटस, तो यहाँ पे हमने शेड्यूल 2 में इसकी एंट्री की है। तो यूरेशियन ऑटर के बारे में अपने ने एक बात जान ली कि ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है ना। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अगर नियर थ्रेटेंड है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। क्लियर होगी बात? अब देखो ये एलिजिव रहता है थोड़ा सा, और नॉक्टर्नल भी है। इसका मतलब होता है कि ये रात में ना, नाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। क्लियर? इसका हैबिटेट है क्लीन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स, ठीक है ना, जहां जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, मार्सेस हो गए, ठीक है ना। तो बस, तो इतना इसके बारे में जानना है, क्योंकि आजकल क्या है, स्पेसीज स्पेसिफिक क्वेश्चन भी जो है वो भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप देखो तो एक लिडर रिवर के पास मिला है, तो लिडर रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर वैली में है, जम्मू कश्मीर में। और पहलगाम जो है ना, ये अभी जो न्यूज में है, जहां पे अभी आतंकी हमला हुआ था, तो पहलगाम जो है इसी रिवर के किनारे है, लिडर रिवर के किनारे। ये कालाहोई ग्लेशियर से निकलता है, कोलाहाई से, और झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है काइंड ऑफ, ये झेलम रिवर को फीड करता है। क्लियर? चलो तीसरे आर्टिकल पे, तीसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर, ठीक है ना। ये एक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, कि दुनिया में रिफ्यूजीज की क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो अभी जो इसने रिपोर्ट निकाला ना, इसने बोला है कि दुनिया के हर 67 में, 1 आउट ऑफ 67, 1 आउट ऑफ 67, ये लोग जो है ना, ये फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हैं, भले कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो, वायलेंस के कारण हो, परसिक्यूशन के कारण उनको परसिक्यूट किया जा रहा हो। तो इन लोगों जो है अभी उनको अपनी जगह से, जहां उनका नेटिव प्लेस है, वहां से ये लोग डिस्प्लेस हो गए, दुनिया के हर 67 में से एक आदमी। तो ग्लोबली अगर आप देखो तो अभी 122 मिलियन जो है रिफ्यूजीज हैं एक्टिव अभी, ठीक है ना। अब जब ये रिपोर्ट में देखोगे ना, तो इस रिपोर्ट में 3-4 जो टर्म्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखो एक बात बताता हूं मैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के आप देखोगे तो एक कन्वेंशन भी माना जाता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ये एथिक्स में भी पढ़ना है, नॉन रिफॉलमेंट, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल, तो ये हम एथिक्स में भी देखेंगे, ये भी इसी रिफ्यूजी क्राइसिस से ही डिपेंड जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है, एसोसिएशन इसका है नॉन रिफॉलमेंट का, ठीक है ना। तो ये मैं डिस्कस करूंगा मेंस वाले टॉपिक में। मैं सोच रखा हूँ कि ये अभी जो रिफ्यूजी क्राइसिस चल रही है ना चारों तरफ पूरी दुनिया में, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये प्रिंसिपल वापस, ये एथिक्स का भी सब्जेक्ट है और पेपर 2 में भी है,
तो ये दोनों जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, तो वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। अब देखो दो तीन वर्ड हैं यहाँ पे, इस एक तो रिफ्यूजी की बात करते हैं, ठीक है ना, जो अपनी एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली एक तरीके से चले जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये करता है असाइलम सीकर की, ठीक है ना। तो रिफ्यूजीज तो भले किसी ना किसी कारण फोर्सिबली डिस्प्लेस होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई वायलेंस है, परसिक्यूशन है। असाइलम सीकर जैसे उनको लगता है कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है, हम कहीं और जाएंगे, यहाँ पे हमारे लिए खतरा है, ठीक है ना। तो वो असाइलम सीख करते हैं किसी एक्स एक्स कंट्री का जो सिटीजन है वो वाई में, कि यहाँ पे मेरी जान को खतरा है, तो वाई कंट्री के पास वो असाइलम मांगते हैं। अगर अप्रूव किया, अभी हमने डंकी मूवी आई थी उसमें ये एक्चुअली असाइलम की बात थी कि इंडिया में खतरा है तो हम यहाँ रहना चाहते हैं। एक है इंटरनली डिस्प्लेस्ड, इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल देखो ना, तो आप अभी देखो मणिपुर, इंडिया के अंदर चलो मान लेते हैं, तो मणिपुर में अगर कुछ लोग होंगे और वो वहां पे उनको लगता होगा कि नहीं मणिपुर में इस पर्टिकुलर कोर एरिया में खतरा है, तो इंटरनली मणिपुर को छोड़ के कभी असम चले गए या फिर नियर कोई लोकल कोई मेघालय चला गया, ठीक है ना। अगर उनको लगता है तो नागालैंड चले गए, ठीक है ना। तो वो आसपास ये होता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड, कि एक एरिया में, इस एरिया में अभी वायलेंस है तो हम अपने थोड़ा सा मतलब कंट्री की बाउंड्री को, जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको ब्रीच नहीं करते, उसको क्रॉस नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं इंटरनली कंट्री की टेरिटरी में ही रह के, जो जो है ना नेशनल बाउंड्री के विद इन ही वो एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं। और दूसरा स्टेटलेस पीपल वर्ल्ड वाइड, ये चौथी कैटेगरी मानी जाती है। स्टेटलेस पीपल वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है कि माना जाता है जिनका कोई स्टेट ही नहीं है, जिनको किसी भी स्टेट की तरफ से कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसको बोलते हैं रोहिंग्याज, ठीक है ना। अब म्यांमार म्यांमार की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रोहिंग्या जो है वो हमारे सिटीजन नहीं है, और दुनिया की कोई कंट्री इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि रोहिंग्याज तो स्टेटलेस पीपल हो गए पूरी दुनिया में ना, जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है और बाकी कंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो ये स्टेटलेस पीपल हो गया। तो अभी अगर आप देखो तो ये रिपोर्ट बताता है कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा, जैसे सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस है ना वो सूडान में, सूडान में सिविल वॉर जो है बहुत दिनों से चल रहा है सूडान के अंदर, ठीक है ना। सूडान में, तो सूडान की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक काम करोगे आज मैप पे सूडान को लोकेट करोगे और वहां पे सूडान के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज है वो सूडान की मैप वर्क उसको आप खुद करोगे। दूसरा अफगानिस्तान में, पर अफगानिस्तान में अभी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट रुकी है। यूक्रेन में भी इंटरनली ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, अब्रोड थोड़ा सा कम है। हालांकि यूरोप के अंदर ये कल्चर है कि यूरोप में एक जगह से आप दूसरी जगह, दूसरी कंट्री आप आराम से जा सकते हो, पर यूक्रेन में फिर भी इंटरनली वाला जो है ना 8.8 मिलियन, जो ये 88 लाख लोग हैं, इनमें से ज्यादातर इंटरनल जो डिस्प्लेसमेंट है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड है वो। रोहिंग्या क्राइसिस मैंने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, ये जो आजकल अगर आप देखो ना तो जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है ना वो 9% से इंक्रीज कर गए हैं। मतलब जैसे कोई कंट्री है जैसे यूक्रेन ही है, तो यूक्रेन का जो कीव से बाउंड्री वाला जो एरिया है ना वो ज्यादा वल्नरेबल है, ब्लैक सी से लगता हुआ एरिया जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है। तो वहां के लोग ना यूक्रेन में ही रह रहे हैं पर दूसरे पार्ट में चले गए, ठीक है ना। तो आजकल जो आईडीपी जो है ना, जिनको बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, उनके नंबर में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पर इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बात भी है, कुछ रिकवरी साइन भी है, कि 2 मिलियन सीरियंस जो है वो लास्ट 6 महीने में 20 लाख सीरिया के लोग, अभी सीरिया में थोड़ी सी शांति है, असद रिजीम के बाद दूसरी गवर्नमेंट वहां आई है तो उसको रिकॉग्निशन मिली है, और 20 मिलियन लोग जो है लास्ट 6 मंथ में वहां पे वापस अपने घर पे रिटर्न हुए। डन। तो ये हो गया यूएनएचसीआर ग्लोबल ट्रेंड की रिपोर्ट। अब मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखो, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो ये रिफ्यूजीज के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये स्टेट पीसीएस में, जीपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सब में बन सकता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे बना है इसका, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ आपको इसके बाद, ठीक है ना। अब देखो दो कन्वेंशन है, ठीक है ना। एक तो है 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, राइट, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, और एक इसी के साथ जो है इसका 1967 आगे चल के एसोसिएट होके प्रोटोकॉल है, कि आप कि किस तरीके से हमें रिफ्यूजीज को ट्रीट करना है, क्या उनको रखना है, कहाँ पे किस तरीके से उनको स्टेबल करना है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है उनको, सिक्योरिटी, हेल्थ, उनकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे फुलफिल करना है, बर्डन शेयरिंग क्या है, ठीक है ना। तो इन चीजों पे बात करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया इन दोनों में से किसी का भी पार्टी नहीं है, इंडिया ने किसी भी ट्रीटी और प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई नहीं किया है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया ना तो सिग्नेटरी है 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का, ना इसने रेटिफाई किया है 1967 अप्रूवल दिया है 1967 के प्रोटोकॉल को। क्लियर। चल, तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आर्टिकल है गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन इन यूएनजे। अपने को पता है कि इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें गाजा पट्टी है, ठीक है ना। तो इसको गजा भी बोलते हैं, एक्चुअली इसको गजा, ठीक है ना, और ऐसे गाजा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गाजा में जो सीज फायर की बात चली है कि भाई आपने रेजोल्यूशन पास किया गया
यूएनजीए के अंदर, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है ना। तो इस रेजोल्यूशन में अब देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो अपने को पता है, यूनाइटेड नेशन की जो है वो जो यूनाइटेड नेशन यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक बॉडी है जो कि ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करती है, ठीक है ना। और भी इसके कई सारे काम है, जैसे ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है, उसको फिर नॉन परमानेंट मेंबर जो है किसके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको इलेक्ट करती है। हमें पता है यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो इन 10 का भी इलेक्शन जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही करती है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे, उनको अपॉइंटमेंट करती है, हालांकि उसका रिकमेंडेशन यहाँ से आता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ना, वो यूएनओ की टॉप बॉडी है, ठीक है ना। और माना यह जाता है कि अगर आप इसको देखो तो ये मेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पूरे यूनाइटेड नेशन की रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी है, ठीक है ना। तो इसमें 193 मेंबर है और हर मेंबर का जो राइट टू वोट है वो इक्वल राइट टू वोट है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई कंट्री पावरफुल है तो यूएसए के वोट की वैल्यू ज्यादा है और किसी की कम है, नहीं, ईच हैज इक्वल राइट टू वोट, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें हुआ क्या, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने ना एब्सटेन कर दिया। एक्चुअली देखो, जब रेजोल्यूशन को प्लेस किया गया ना, तो 3 बातें हुई। 149 कंट्री जो है इसमें उन्होंने फेवर में दिया कि ठीक है, सीज फायर होना चाहिए, ठीक है ना। 9, अब 12 जो है उन्होंने अगेंस्ट में किया कि नहीं, नहीं होना चाहिए। अब ये अगेंस्ट में कौन है, जैसे इजराइल खुद है कि कोई सीज फायर नहीं होना चाहिए, यूएसए खुद है, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए जो यूएस और अलाई जो है वो हो गए अगेंस्ट में। पर इसमें एक सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया ने फेवर में, मैक्सिमम कंट्री ने सीज फायर को का सपोर्ट किया। इंडिया उन कंट्रीज में से है, 19 कंट्रीज जो एब्सटेन कर गया कि जी हम वोट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब एब्सटेन करके, तो एब्सटेन किया तो अब जो क्रिटिसिज्म हो रही है कि क्या हमने यूएस के प्रेशर में किया है, ठीक है ना, कि ना अगर हम फेवर में जाते, अगेंस्ट में हमें करना नहीं था, और क्या हम फेवर में जाते। तो देखो, फेवर में अब इसमें 2 बातें हैं। फेवर के अंदर यूएसए को जो टॉप लाई है ना, जापान हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब ने भी फेवर में ही वोट डाला था। पर इंडिया का एब्सटेन करना ना काफी सरप्राइजिंग था, ठीक है ना। हालांकि इंडिया का इसके ऊपर अपने आंसर से, अपने जो इंडिया ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई हम जो है ना, हमने एक जो है इसको, हम किसी भी चीज को मल्टी पार्टी सोल्यूशन की तरफ हम नहीं देखते, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हम हमेशा जाते हैं कि 2 स्टेट हैं, इसराइल और पैलेस्टीन, वो आपस में बैठ के सुलझाएं चीजों को, ठीक है ना। तो इंडिया का सीधा सीधा ये पॉइंट है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ इंडिया ने पॉइंट आउट किया है। क्लियर। तो ये हमारे लिए एक तो इंपॉर्टेंट था। डन। और दूसरी बात, एक और रीजन है, देखो, इंडिया ना और इजराइल के साथ हमारे ना बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल टाइप है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल टाइप, ठीक है ना। तो हमारे जो, अब इसका एग्जांपल भी हमें तुरंत अभी जस्ट थोड़े दिन पहले हमें इसका प्रूफ भी मिला है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमें इसराइल की तरफ, जो इसराइल के जो ड्रोन्स वगैरह थे, उसको भी हमने यूज किया, इसराइल से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हमें मिला था, ठीक है ना। तो इंडिया की जो डिफेंस का जो पूरा सेक्टर है, ठीक है ना, और जो उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी भी है पर्टिकुलरली, वो हम इसराइल के साथ काफी अच्छे तरीके से एसोसिएट करते हैं, तो इसलिए इंडिया ने एब्सटेन किया। तो ये 2 रीजन इंडिया ने प्रोमिनेंटली प्लेस किए, ठीक है ना। एक तो दुनिया में भी क्रिटिसिज्म चल रहा था और इंडिया में भी अपोजिशन की तरफ से क्रिटिसिज्म चल रहा था, तो इंडिया ने अपने ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है साथ में डिफेंस, दोनों में काउंटर किया है। डन। अब एक आर्टिकल लास्ट और रह गया है, इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक एआई, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, एआई तो अपन जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एजेंटिक एआई क्या होता है। तो एजेंटिक एआई को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक वर्ड है एजेंट। अब मान के चलो, मैं ऐसे समझाता हूँ, पहले मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ, फिर इसको डिस्कस करेंगे। मेरा कोई एजेंट है और मेरे को कहीं टिकट बुक करना है, सपोज मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ की मेरे को टिकट बुक करनी है, तो मेरे को फ्लाइट चाहिए, मेरे को अकोमोडेशन चाहिए, होटल देखूंगा मैं, ठीक है ना, मैं वहां पे प्लेसेस टू विजिट देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ घूमना है, किस काम से जा रहा हूँ। दूसरा, तो ये जो एजेंट है वो खुद ही चेक करेगा कि फ्लाइट सबसे सस्ती कौन सी है, किन किन डेट्स पे होटल्स की अवेलेबिलिटी है, कौन से टाइम है जब वहां पे भीड़ कम होती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे मोबाइल में कैलेंडर में मेरे सारे अगर मैं कैलेंडर को अपडेट करता हूँ कि मेरी मीटिंग शेड्यूल सारे मेरे कैलेंडर के साथ अपडेटेड है, तो मेरे कैलेंडर को भी चेक करेगा, ठीक है ना, कि क्या मेरे पास इस डेट की अवेलेबिलिटी है, नहीं है, मैं इस टाइम पे जाऊं नहीं जाऊं, इस टाइम पे मेरे काम ज्यादा रहते हैं, इस तरीके से ये एजेंट जो है एक ह्यूमनाइड बिहेवियर को जो है ना, उसका रेप्लिका होगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एजेंटिक एआई का काम ये होता है कि एकदम से ना बीच में एक एजेंट की तरह वो एक्ट करे और हमारे बहुत सारे काम को वो जो है ना, मतलब शेयर ऑफ करे, ठीक है ना, शेयर करे, सॉरी। तो इंडिया का जो पहला, अगर आप देखो तो कृति जो है इंडिया का पहला एजेंटिक एआई है। तो बनाया किसने, ओला की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है कृत्रिम, ठीक है ना।
कृत्रिम। तो ये ओला स्टार्टअप है। तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस एलएलएम पावर्ड जो मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और उसने कौन, कृत्रिम, इसने लॉन्च किया है एक एआई असिस्टेंट जिसका नाम है कृति अभी। ठीक है ना। तो ये इंडिया का पहला एआई असिस्टेंट है। ठीक है ना। कैब बुकिंग, बिल पेमेंट्स, फूड ऑर्डरिंग, इमेज जनरेशन, ये सारे कर सकता है। ठीक है ना। टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। प्रोएक्टिविटी, एजेंटिक बिहेवियर है, मैंने बताया। ठीक है ना। हमारे यूजर के इंटेंट भी देख लेता है। ठीक है ना। और एक्ट करता है बिना माइक्रो मैनेजमेंट के। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये जो है 13 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स को ये सपोर्ट करता है। ये यूजर इंटरेक्शन अगर देखो तो उसकी एडेप्टेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग होती है, टोन की, कितना रिस्पॉन्स कितना लंबा चाहिए, प्रीवियस कन्वर्सेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये कृति जो है ये एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूज है, भारत जीपीटी मिनी। ये कोर ओवर डॉट ए आई करके एक कंपनी है, उसने अभी इसी मंथ लॉन्च किया है। ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, पर ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। ये ऑफलाइन में भी चल जाएगा। ये लो रिसोर्स एंटिटी को ना इंश्योर करने के लिए। ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि भाई जब आप एजेंटिक एआई में जैसे सेल्फ ड्रिवन कार हो गया, इस तरीके की चीजें होगी, तो ये जो भारत जीपीटी मिनी है ना, उसको अगर आप देखोगे तो ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करता है। तो जहाँ बेसिक हार्डवेयर की एक्सेस है, ठीक है ना, सिर्फ बेसिक हार्डवेयर है, वहां पे रिसोर्सेज कम है, ऑफलाइन मोड में चलाना है, तो कैसे चलाएं। पर इसका एक और काम है। ये तो सारी बात ठीक है। ये क्या करता है, जो रूरल माइंडसेट है या सेमी रूरल और या सेमी अर्बन जो एरियाज है ना, वहां के लिए ये काफी बेनिफिशियल प्रूव होगा, क्योंकि वहां पे हार्डवेयर जो है वो बेसिक है, वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, पावर शॉर्टेज है, रिसोर्सेज कम है। ठीक है ना। तो ये वहां पे यूज होगा। और ये इंडिया में मैंने बोला कि रीजनल यूज के लिए भी है, तो इसका मतलब रीजनल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा। तो ये अभी 14 लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना, 14 इंडियन लैंग्वेज के आ रहा है। ठीक है ना। ये 14 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, 14 इंडियन लैंग्वेजेस। डन। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। देखो, एक एक बात बताता हूँ। अभी सुनने में आया था, अभी न्यूज था 1-2 दिन पहले कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पे, चार धाम वाले रूट पे, और 7 लोग मर गए हैं। तो वहां पे फ्रीक्वेंट हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। तो इसके अंदर देखो, अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, या लॉजिकली भी अगर अपन सोचें, तो इंडिया का जो जनरली रिस्पॉन्स है ना, अब डीजीसीए जो है वो एक्शन में आया है। ठीक है ना। तो डीजीसीए जो है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वहां पे किसी के पास लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर रूट प्लान आउट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। पर हम क्या करते हैं, हमारा जो अप्रोच है ना बेसिकली, वो रिएक्टिव है। जब कुछ हो जाता है तब हम उसके रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं अपने काम। ठीक है ना। हम प्रिवेंटिव माइंडसेट या प्रोएक्टिव अप्रोच को बिल्कुल ही जो है ना बाईपास कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए हमें। मेरे को लगता है कि हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना। हम जो इस अप्रोच को लेके चल रहे हैं, ये कई बार लॉन्ग रन में हमारा नुकसान ही करती है। ठीक। तो चलो, आज का डिस्कशन में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो जो है वो अगला जो वीडियो जो है, उसके अंदर मैं जो मेंस स्पेसिफिक न्यूज है उस पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि मेंस की तैयारी जो है ना, वो मेंस स्पेसिफिक डिस्कशन के साथ कैसे अलाइन किया जाए, भले जीएस 1 हो, जीएस 2 हो, उसके साथ। तो उसके भी वीडियोज आएंगे। तो आप एक बार वीडियोस को देखो, और आपकी अगर कोई फीडबैक है तो आप मेरे को, जैसे बच्चों ने मेरे से फीडबैक आए थे मेरे पास, बच्चों के कुछ कि एक तो हैंड राइटिंग के लिए। अब देखो, हैंडराइटिंग तो चलो ठीक है, इस पे काम करते हैं थोड़ा। और दूसरा एक आया था कि नोट्स पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेंगे, तो मैं पीडीएफ का भी वो इंश्योर करता हूँ कि पीडीएफ किस तरीके से अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है ना। चलो, थैंक यू।